आज जयपुर में 14वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मेंटालिटी। इसे सेव इंडियन फैमिली चंडीगढ़ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया। Imagine if we have good listeners, half of the men can be saved from alcoholism. Half of the men can be saved from drugs, half of the extramarital affairs can be saved, half of the families can achieve an equilibrium. Why do men have to look for a safety cushion outside the house when they don't have, listeners? And I think this is a perfect group that can listen. और collectively एक आवाज बन के जब हम यहाँ से आज उठ के जाएंगे, तो वो आवाज बन के हम पार्लियामेंट में जाएंगे और उसके बाद नेपाल में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अगली कॉन्फ्रेंस में आप भारत के बाहर से भी लोगों को बुलाना, उनको भी पता लगे कि यहाँ मेन राइट्स के ऊपर जितना काम हो रहा है। तस्वीरों से ज्यादा वो जब यहाँ आएंगे और आप सभी महानुभावों से मिलेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि ये व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म। फिल्मों में मेल टॉक्सिसिटी जहां दिखाई जाए, आप कोशिश कीजिए कि जिस मीडियम का जवाब है वो उसी मीडियम से ही दिया जाता है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा करके जवाब दिया जाता है तो उसका जवाब आंदोलन से नहीं, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया जाता है, एक डेमोक्रेटिक वे से दिया जाता है। जब फिल्मों पे लालचन लगे कि एक मुद्दे की फिल्म बनी है और उसने एक समुदाय को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, सडनली आप देखो कि विमेन बहुत एक्टिव हो जाते हैं, विच इज राइट बिकॉज एक वॉइस का राइट है, लेकिन उसको जवाब देने के लिए मेंस कमीशन के पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, तो आप भी एक ऐसे सिनेमा को बनवाइए, उस सिनेमा से उस चीज का जवाब दीजिए। सिनेमा ही सिनेमा को जवाब देगा। लोगों को जब तक सही सिनेमा नहीं मिलेगा देखने के लिए, तब तक खासकर इलिटरेट वर्ग में भी वो सुधार नहीं आएगा। और एंड दिस सिनेमा शुड बी मेड इन एवरी लैंग्वेज, चाहे उसी फिल्म के मल्टीपल लैंग्वेजेस के वर्जन बने, बट ये बनना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इस चीज के ऊपर, एक बड़ा विषय के ऊपर ही सेंट्रल लाइनिंग फिल्म बने। हर फिल्म में अगर थोड़ा थोड़ा एक इमोशनल एंकर, मेरी अगली फिल्म है जिसके अंदर मैंने कैरेक्टर लिखा है सिंगल फादर का, वाइफ नहीं है। ऐसे बहुत सारी फिल्में मैंने देखी जिनमें एक सिंगल मदर का कैरेक्टर है, जिसको शक्ति बल दिया गया है कि समाज की सारी चीजों को जूझ के उन्होंने एक बच्चे को रेस किया है। लेकिन अगली फिल्म में मैं एक सिंगल फादर को दिखाने वाला हूँ कि सिंगल फादर के भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने 2021 में लिखी थी, 2024 तक इंतजार किया देखने का कि कितना समाज में भी परिवर्तन आएगा। यहाँ 25-30 सिंगल फादर्स बैठे हो सर, जब फिल्म आएगी ना 25 लाख नजर आएंगे आपको। ऐसा सिनेमा जब हम बनाते हैं, और अगर सिनेमा हॉल और सभी और बाकी के पार्टनर चैनल्स वगैरह जैसी जब फिल्मों को नहीं लेते हैं, कहकर कि हमें इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, हमें फैमिली ऑडियंस नहीं मिलेगी, तब हम ये सिनेमा जा जाकर लोगों को दिखाते हैं। अभी हमारी पिछली फिल्म रब्बी आवाज को हमने 125 से ज्यादा वेन्यूज पर जाकर के दिखाया है पिछले 6 महीने से, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस पूरे प्रोसेस में उत्तर भारत के 5 लाख से अधिक लोगों से मैं पर्सनली जाकर के मिला हूं। और जिस दिन से फिल्म रिलीज हुई है, तब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से डिसेबिलिटी को लेकर के इन सिनेमा रिप्रेजेंटेशन काम शुरू हो चुका है। तो बदलाव लाने के लिए ना कभी कभी मंत्रिमंडल के दिमाग से ज्यादा उनके घर से शुरू करना पड़ता है। जब उनके बच्चे ही यूट्यूब पे फिल्म देख लेते हैं ना, तो वो जा करके बोलते हैं, "Hey Dad, I think this needs your attention." तो अपॉइंटमेंट ऊपर लेने से बेहतर लगा स्कूलों में ले लो। बच्चे फिल्म भी देखना चाहते हैं, उनको जब पता लग जाए कि आज सिनेमा दिखाया जा रहा है और आज तो पढ़ना नहीं है, वो तो और तैयारी से आते हैं। उनको एक लेवल ऑफ इमोशन एंटरटेनमेंट तक लेके जाओ और वहां पर एक मैसेज रखो। लड़कों को भी समझा करके रखो कि हमें खुद को भी समझना है कि जमीन पे बने रहना है। वो कहते हैं ना, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेडनेस से एक्सपेंशन होगी। हवा में 2-4 लोग ही नजर आएंगे, जमीन पे रहने से हम बहुत सारे नजर आएंगे। सबका आदर सम्मान करने से ही हमें वो स्थान प्राप्त होगा। हम इस ग्रुप में तो सारे लगातार कर ही रहे हैं,
और जब भी हम वो फिल्म बनाएंगे उसको प्रॉपर संतुलन में बनाएंगे, ताकि किसी और जेंडर को हमारे बनाई फिल्म से ठेस ना पहुंचे। अपनी बात को रखने के लिए किसी दूसरे को ऑफेंड करना जरूरी नहीं है। आप दूसरे को हंसा करके, इमोशनल करके भी, क्योंकि हम भी जो मेल है ना, एक औरत से पैदा हुए हैं। हमारे भी पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी भी बहनें हैं, भाई हैं, मेरी भी एक बेटी है और एक बेटा है। तो हमारे पास सब कुछ है। उस सब के बीच में हम क्या हैं, हमें बस इतना पता है। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। Very gracious, and we look forward for this. May I now request Mr. Raju, he is the senior member of our movement, to kindly felicitate Mr. Ojasvi Sharma for his noble words and the noble cause that he is doing. Big round of applause, gentlemen, ladies and gentlemen. समय आ गया है कि हमें सबकी सोच को बदलना है। तो इसीलिए हमने इस थीम को सोचते हुए यही रखा था कि मेंटालिटी। तो हम अगर अपनी सोच को बदलेंगे और जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, पुरुष को और महिला को एक समान समझेंगे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को हक दिया गया है, तो इसीलिए हमने इस थीम को जो है मेंटालिटी का नाम दिया था। हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 170 से ज्यादा जो है डेलीगेट्स और हमारे कोई चेन्नई से हैं, कोई भोपाल से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई विशाखापट्टनम से हैं, कोई तेलंगाना से हैं। तो देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे मेंस राइट एक्टिविस्ट या पार्टिसिपेंट जो है इस दो दिन की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और आपको हमने इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया है कि जो पुरुषों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे आप समझिए कि मेल सुसाइड्स, कानूनों का दुरुपयोग, मेंस मेंटल हेल्थ, इनके ऊपर हमें अब समय आ गया है कि हमें बात करनी पड़ेगी। आपको भी जो है हमारा सहयोग देना होगा कि पुरुष समाज जो देश में जिसकी जो है बहुत सारा इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम 40-50 साल पुराने कानूनों की बात करते थे तो हमें था कि जो नए कानून हमारे देश के नेता जो हमारे लिए लेके आए हैं उसमें कुछ बदलाव होगा। पर 40 साल बाद भी हम आज वहीं खड़े हैं जहां हम 40 साल पहले थे, पर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पर हम आपके माध्यम से हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुरुषों के जो की समस्याएं हैं उनको भी, उनके ऊपर भी हमें जो है अब समय आ गया कि हमें बात करनी होगी। अगर हम सुसाइड की बात करें, पुरुष जो है 1,22,000 पुरुष जो है वो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं 48,000 जो है वो आत्महत्या कर रही हैं। लगभग ये जो आंकड़ा है 3 गुना है। इसमें ज्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये आंकड़े जो है वो लगातार, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग पिछले जो 10 सालों में ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप हमारी मुहिम में आप हमारा साथ दें, ताकि ये आवाज जो है हम देश के जो नेता हैं, जो कानून निर्माता है, उन तक हम पहुंचा सकें। मैं अमित जी से बात करूंगा तो आप बात करके बात। थैंक यू रोहित। सो मेरा नाम अमित लखानी है और मैं रिप्रेजेंट करता हूं मेन वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि एक दिल्ली की एनजीओ है। और हम लोग 2005 से इस मुहिम को चला रहे हैं। इस इवेंट के बारे में तो रोहित जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह का इवेंट हम हर साल किसी ना किसी कोई ना कोई चैप्टर अपने स्टेट में करता है, अपनी सिटी में करता है। तो इस बारी चंडीगढ़ में ही किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया इस चीज़ को। तो जैसे कि मेंटालिटी के बारे में बात हुई, मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड करूंगा, जिस तरीके से हमारा समाज बढ़ रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, पिछले सालों में हमने देखा कि सोसाइटी के जो ताना बाना है वो इट्स एन एवर चेंजिंग थिंग। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो इस समाज को चलाने वाले, जो गवर्न करने वाले कानून हैं,
उनको भी उसी हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना बहुत जरूरी है। जो कानून 50 साल पहले बनाए गए थे, 60 साल पहले बनाए गए थे, जिस भी सोच से बनाए गए थे, आज बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका बहुत ही वाइड स्प्रेड मिसयूज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बृहद स्तर पे उनका इस तरीके से मिसयूज अगेंस्ट इनोसेंट मैन, और एक स्टेटमेंट के बिना पे एक निर्दोष आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, और पूरा समाज, और यहाँ पर मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम देखते हैं कि मीडिया ट्रायल्स किस तरीके से चलते हैं। एक स्टेटमेंट के बिना पे जब केस हो जाता है तो हम लोग वही डिसाइड कर देते हैं दैट अ मैन इज ऑन द रॉन्ग साइड। तो हमारी सोसाइटी की धारणा ये है कि जब भी एक मैन और वुमेन के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे वो एक फैमिली डिस्प्यूट है या फिर आजकल हम देख रहे हैं किस तरीके से रेप के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी छोटा मनमुटाव या फिर वर्क प्लेस पे कोई मनमुटाव हो या कोई भी इस तरह की मुद्दे हो, वो छेड़छाड़, झूठे रेप केसेस, इस तरह के केसेस का की शक्ल ले लेते हैं। एक बिना पे, एक स्टेटमेंट के बिना पे आदमी को उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी मान मर्यादा चली जाती है, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, और सोसाइटी डिसाइड कर देती है दैट दिस मैन इज अ रेपिस्ट। सोसाइटी डिसाइड कर देती है दिस मैन इज अ क्रिमिनल। केस चलते हैं 5-5, 10-10 साल, वो बर्बाद हो जाता है आदमी, और बाद में उसको तो खैर पता ही होता है, बाद में ये पता लगता है कि वो निर्दोष था, वो उस अपराध के लिए जो कि उसने किया ही नहीं था, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस आदमी के लिए ना समाज खड़ा होता है, ना हमारे पास कानून है, ना सोसाइटी है, ना मीडिया सपोर्ट है, कोई एक न्यूज नहीं छपती कि ये आदमी निर्दोष था। और ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक हेल्पलाइन रन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक पेड़ भी कोई काट दे तो हेल्पलाइन है, एक जानवर भी कोई मर जाए तो हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, फॉर एवरी डैम थिंग वी हैव अ हेल्पलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आदमी अगर अवसाद में है, आदमी अगर परेशान है, सुसाइडल है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ही इज गोइंग थ्रू डिवोर्स, ही इज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, देयर इज नो हेल्पलाइन फॉर मेन, देयर इज नो हेल्पलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जहां पर एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आदमी के लिए कि अगर आदमी को कोई अपना इश्यूज हो तो वो वहां जाके वो उस प्लेटफॉर्म पे वो इश्यूज एड्रेस हो। यही वजह है कि हमें लगता है कि मैन इज अ फॉरगॉटन जेंडर। हमारे देश में हम बात करते हैं कि महिला और पुरुष को एक समान हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, जो हमारे सोसाइटी का ताना बाना है वो बैलेंस्ड हो, लेकिन वो बैलेंस कैसे होगा जब आप एक तरफ को इतना ज्यादा एम्पावर कर देंगे, जब एक तरफ को इतना ज्यादा एमिनेट कर देंगे, तो वो बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में एक तरह का जेंडर वॉर चल रहा है। आदमी और औरत जो कि एक साथ चलने वाले थे, वो एक और दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप वर्क प्लेस में चले जाइए, आप फैमिलीज में देख लीजिए, आप किसी भी सोशल सेटिंग में चले जाइए, इट इज मैन अगेंस्ट वुमेन। व्हाई इट इज मैन अगेंस्ट वुमेन? बिकॉज एक माहौल बन चुका है हमारे देश में। वो माहौल इसलिए बना है क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसे बनाए गए थे जो कि एक पक्ष की बात करते हैं, एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, एक पक्ष को इतना ज्यादा एम्पावर करते हैं और दूसरे पक्ष के साथ इनजस्टिस करते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं जस्टिस फॉर ऑल की। हम लोगों को कहा जाता है वी आर मेंस राइट्स एक्टिविस्ट, लेकिन हम एक्चुअली वो एक्टिविस्ट हैं जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। हम वो एक्टिविस्ट हैं जो ये बात करते हैं कि चाहे कोई भी गलत हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर उसको सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के कानून ऐसे होने चाहिए, जब हमारा आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे आदमी गलत हो चाहे पुरुष गलत हो, उसके लिए कानून होना चाहिए। ये हम बात करते हैं, कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, आदमियों के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वैसे नेशनल कमीशन फॉर मेन होना चाहिए जो आदमी को एड्रेस करे। आदमी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से फंड होना चाहिए, जहां पर हम रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकें, जहां पर हम डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होम उनके लिए बना सकें। इतने सारे होमलेस मैन हैं, देयर इज नो बजट फॉर मैन।
आप देखते हैं 1,20,000 करोड़ का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट होता है। आदमी 80% जो टैक्स पेयर्स हैं वो आदमी है। आदमी के लिए देयर इज नो बजट फॉर मेन इन दिस कंट्री। These are the issues which are going to be very important in the times to come, and we are addressing this issue. Last में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा because my other friends are also waiting. अब एक कानून आ रहा है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप के बारे में बहुत चर्चा हो रही है सोसाइटी में कि मैरिटल रेप आना चाहिए। मैरिटल रेप की जब भी बात होती है, हर आदमी, हर सोसाइटी का तबका एक डिफेंसिव हो जाता है कि हाँ, ये कानून तो बहुत जरूरी है। लेकिन इस कानून की आड़ में क्या कानून लाया जा रहा है, उसकी क्या निटी ग्रिटीज हैं सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर, उस कानून का जिस तरीके से डिमांड की जा रही है फेमिनिस्ट द्वारा, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कानून का ताना बाना क्या है, किस तरीके से उसको डिमांड किया जा रहा है, किस तरीके से डिमांड किया जा रहा है कि ऑन अ मेयर कंप्लेंट इन अ मैरिज, अगर एक पत्नी बोल दे कि 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी या 15 साल पहले शादी हुई थी, मेरा कंसेंट नहीं था, द मैन कैन बी बिहाइंड बार्स, 1 मिनट में उसके अरेस्ट हो जाएगा। अगर पत्नी बोल दे कि मेरी सास जो थी वो सपोर्ट में थी एंड आई यूज्ड टू गेट रेप, या फिर मेरा कंसेंट नहीं था और मेरा जो फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो कोई भी एक स्टेटमेंट के उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया, इस तरह की हम बहुत सारी कंप्लेंट्स देखते हैं। द एंटायर फैमिली विल गो बिहाइंड बार्स इन अ गैंग रेप, मैरिटल रेप केस। इस तरह के ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसके अंदर, जो कि आम जनता को नहीं पता। आम जनता को पता है कि मैरिटल रेप कानून आना चाहिए, उनको नहीं पता कि इसका, वो उनको तब पता लगेगा जब उनका कोई इनोसेंट भाई, उनकी कोई इनोसेंट सिस्टर, मदर, जब उनके ऊपर झूठे केसेस होंगे, तब उनको पता लगेगा कि ये कानून आ रहा था तो हमें पता ही नहीं था ये कानून क्या आ रहा है, और तब हम उनको कह पाएंगे कि इस कानून के लिए हमने आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, 28 तारीख को इसकी डेट है। सुप्रीम कोर्ट में हम भी एक पार्टी हैं और हम यही आवाज उठा रहे हैं कि कोई भी कानून जो कि पूरे समाज को अफेक्ट करने वाला है, सोसाइटी को, फैमिलीज को अफेक्ट करने वाला है, जब आप ऐसा कानून बनाते हैं तो आप उसमें चेक्स एंड बैलेंस लाइए, उस पर डिबेट कीजिए, सब पक्ष को सुनिए और एक बैलेंस कानून लेकर आइए। So that is also one of the issues, marital rape, and I will pass it on to my other colleagues to take this forward. Thank you. Misandry is hate towards men. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ now how it has implemented. It's like similar to how pesticides affect the soil quality and water pollution होता है. It started with first criminal laws. Because of misandry, criminal laws को इतना bias कर दिया कि तो only men are the ones who get convicted. When was the last time you ever heard that a woman was convicted in a murder case? We have okay. So since independence, I have not heard even one single woman who has been hanged to death. While you would have heard for similar set of crime, but for men it will be there. Second one, in civil laws also there is a bias against men. Whether it's maintenance, whether it's property, all coming from male hatred only. इसका इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मेल हेट्रेड इट्स नाउ एंटरिंग एवरी अदर डोमेन। आप एजुकेशन का बात कर लीजिए, हेल्थ का बात कर लीजिए। इन एजुकेशन men do not get a, neither they get a priority, they don't even get a representation. आप कहीं पे भी जाओ, हमने एक सर्वे कराया था विद मुंबई यूनिवर्सिटी in terms of how many students, male and female, who passed from in 10th standard, how many went ahead, like 11th standard में कितने गए? There was a 60% drop in boy child, which means अगर 100 लड़के लोगों ने 10वीं दी थी तो सिर्फ 40 लोग ऊपर गए थे, और अगर 100 लड़कियों ने दी थी तो 100 के 100 लड़कियां आगे गई थी। This drop is quite evident. ये कहाँ से आ रहा है? Male hatred से, because now the expectation is कि boy child should go ahead and work and earn for the family. आप health में देख लीजिए, everyone will speak about women's health, men's health is completely ignored. We'll go and speak for breast cancer, while it's not even a leading cause of cancer. The leading cause of cancer in most of the genders is prostate, which has higher number of impacted people. But prostate के बारे में कोई बात नहीं करेगा, no funding, nothing. If we go to the next one, right, adoption laws में कितना problem हो रहा है? In adoption laws, literally today, a single man cannot adopt a child unless he is married. He can, and the couple cannot have the child. They can't do it. Latest surrogacy law was passed last year. Sorry, not last year, a couple of years back. Till couple of years back, surrogacy law में at least man was able to get a surrogate baby. Now it has been amended to make that the man cannot have a surrogate baby unless the woman is related to him or unless he is married. So this has a significant impact on how the people work. What we want is the male hatred and the misandry should stop
Otherwise, these laws will keep on coming, and then we will be only in the position to try and recover from that. From Karnataka. I'll try speaking English and kind of go into Hindi. Here. Adding to whatever every other panelist mentioned here, I would like to point out a few other things. Obviously, having a helpline going on for 10 years has a lot of data inputs which comes in to see how the society is evolving. It gives us a very big window into how people are thinking and how they are experiencing the changes in laws, basically. What we've seen interacting with folks calling into the helpline or even engaging with college students tells us that most of the guys who are right now coming in from high school or even going into colleges for higher studies are kind of not interested in marriage itself. The reason being, they know what their family or their own neighborhood is going through. They are not interested in engaging in any relationship either. So the impact which comes in is definitely long term. We are right now in a firefighting mode, but I don't think we're looking at it from a holistic society angle per se, what would happen in 10 years or even 15 years per se, where the institution of marriage itself maybe could be considered as obsolete or not required. And that could be the topic of our discussion later. What I'm trying to point out is there's an angle which we are missing here to consider a man's point of view. We are overwhelmingly thinking from a woman's angle without even considering a man's point of view. If a college going to is able to evaluate the way you even need to get married because the laws are so biased, that tells you that we are really entering into a warring zone which has gone beyond anybody's expectations or even the limits of how we should be considering how the laws should work. Even in a scenario where a man is abused, obviously he's not considered as abused man from a victim point of view. There are scenarios where he has everything, he's bought a house for his family. If a wife is abusing him, he has to walk out of his own home. Even if his wife is sexually abusing him, he has no recourse. So, and then the narrative has been built considering taking away from what Amit mentioned on marital rape. Those provisions to even consider a man being raped are seen as alien to this conversation. And that should not be the case. We should really consider opening up the conversation, saying how a man can be raped, so that that kind of normalizes those conversations to then make lot changes happen. General well-being of a man is something which I think I've not mentioned, but I would like to point out a few other things there. Even considering mental health issues of men is something which we have extensively worked in Bangalore and Karnataka chapter. The response we're getting is pretty good simply because it's not been heard. The first thing they come and tell us is, we know we were going through it. I'm surprised that so many other guys are also going through it. We know the data which is coming in, there's mental health issues because of abuse they have gone through for decades. For us to even address it, we need to recognize the issues we face in the society which men specifically face. Health being prostate is one example, but the funding aspect which Avinash mentioned, I would like to add that the reason why there's less funding is because prostate cancer is happening in older men. The reason why there is breast cancer awareness happening because that happens in a younger age for women. So there's a push so we kind of discarding men because they're going, well, you see prostate cancer happening around 60 plus or 55 plus, and they're not contributing to society in terms of earning capacity, and then you're also finding yourself not being able to take care of yourself. Information spreading. Whatever we are doing here, it will inside this hall only. लेकिन जब मीडिया कोई बात करता है, उसकी लिमिट स्काई होती है. तो ये जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, इसका जो भी निचोड़ पूरे देश में, पूरे समाज में और पूरे विश्व में भी जा सकता है. तो अब हम जो बात कर रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा टॉपिक हमारे रोजी ने रखा है, मेंटालिटी. मेंटालिटी इज कोर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. हमारी जैसी सोच होती है, हम वैसा बिहेव करते हैं. अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें कि अगर हमारा कोई मित्र है, देखेंगे तो हमारे में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और हो सकता है कि उससे दूर भाग जाए या उल्टी सीधी बातें. तो सोच हमारे जो मनुष्य है उसको ड्रिवन करती है. अब आगे चलते हैं. ये जो हमारा मनुष्य है, ये सामाजिक प्राणी है. सामाजिक प्राणी का मतलब उसने एक समाज का गठन किया है. अदरवाइज देखेंगे तो जानवरों में भी समाज कुछ के होते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन ये जो मनुष्य है,
ये एक सामाजिक प्राणी है, इसने एक समाज की संरचना करी है। इस समाज की संरचना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विवाह, शादी, मैरिज। और आज जो मैरिटल रेप जैसा कानून लाने का प्रयास हो रहा है कुछ लोगों का, अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो नहीं पता, लेकिन ये मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार जिसे कहा जाता है, मेरा कहना है कि ये विवाह का बलात्कार कर रहा है। विवाह सबसे पवित्र संबंध है, संस्कार है। सभी धर्मों की मैंने स्टडी करी और ये देखा गया कि विवाह से पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता, और सभी धर्मों ने इसे बचाए रखने के लिए अपने अपने तरीके के उपाय किए हैं। हिंदू धर्म में तो कहा गया आपने एक बार विवाह कर लिया, ये 7 जन्म का बंधन है, अब आप इसे तोड़ ही नहीं सकते। मुस्लिम में बोला गया अगर ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको लग रहा है नहीं चल पा रहा है तो तलाक ले लो, लेकिन इतना आसान वहां भी नहीं है। अब इसके डिबेट पे नहीं जाऊंगा, बहुत डिबेट। हमने सिख धर्म में भी देखा, वहां भी बोला आनंद कारा जिसको बोला गया कि आनंद की उत्पत्ति के लिए। अब ये क्यों है, इसको छोटा सा समझते हैं। हम सब अपना जो जीवन जीते छोटे से बच्चे से पैदा होते हैं, फिर अपना एक जीवन चक्र पूरा करते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी सब चीजों के लिए ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये एक अच्छा नागरिक कैसे बने, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। तो समाज ने ये गठन किया कि जो इस बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, यानी उसके माँ और बाप, उन पे ही ये जिम्मेदारी डाली जाए कि ये बच्चा जो है एक अच्छा सा सभ्य नागरिक बने, ना कि जानवरों की तरह अपने व्यवहार में जिए। और आप सब, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों के माँ बाप का, उनका प्यार का जो योगदान है, जो त्याग है, उसकी वजह से आज हम लोग इस सभ्य नागरिक की तरह से इस देश के में काम कर रहे हैं। अब कोई अपने अपनी फील्ड में काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी है विवाह संस्था को बचाना, और उस पर अगर कोई भी अटैक आएगा तो उसका विरोध करना जरूरी। उसमें आप विरोध भी करिए, दूसरों से भी डिबेट भी करिए, लेकिन मनमाने तरीके से लाके ना थोप दिया जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है, देश में एक मानसिकता बना ली गई है। ये बता दिया गया कि पुरुष प्रधान देश था, पुरुष प्रधानता है यहाँ पे, और सारे के सारे पुरुष अत्याचारी हैं और सारी महिलाएं बेचारी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डीप में देखेंगे तो सारे के सारे पुरुष जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये पुरुषों ने ही जो पुरुष प्रधानता ली, प्रधानता मतलब जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे भी कुछ होता है, हमारा जो प्रधान है, जैसे एग्जाम्पल हम प्रधानमंत्री ले लें, तो देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम घर में अगर लेते हैं तो प्रधान जो भी है ज्यादातर पुरुष ही हैं। अभी सरकार ने महिलाओं को प्रधानता देने की कोशिश की है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है। अभी जैसे कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी हमारे रोहित जी ने उठाई है, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना। जो उठाता है वही जानता है, लेकिन उसको गाली के रूप में आज इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। ये मानसिकता हमें तोड़नी होगी, लेकिन मानसिकता ऐसे नहीं टूटेगी। मानसिकता तोड़ने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, डिबेट करनी पड़ेगी, 1-to-1 फेस करना पड़ेगा, और जो व्यवस्था बनी है उनमें अगर कहीं पे जरूरत है सुधार लाना पड़ेगा। मानसिकता का मैं सबसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे कि अमित जी ने बोला, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा रेप का आरोप लगा दिया जाए, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई कानून है देश में, कानून अपना देखेगा, लेकिन समाज की मानसिकता क्या है? अगर किसी के ऊपर आरोप लग गया, समाज उसको उसी नजर से देखने लगता है। आप छोटी सी कल्पना करिए, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है, उसके बाद अगर उसके पड़ोस में जो रहते हैं वो अपनी बच्ची को खींच के अंदर ले जाए, अरे हट जा, ये तो रेपिस्ट जा रहा है, कानून क्या करेगा वो नहीं पता। वो व्यक्ति उसी जगह से मरना शुरू कर देता है कि कानून जब निर्णय देगा नहीं देगा क्या आएगा, लेकिन समाज उसको उसी तरीके से देखने लगता है। इसको और समझ सकते हैं कि कोई भी आपके ऊपर आरोप लगता है, कोर्ट तुरंत उसको जेल भेज देती है, और ये कहा जाता है कि ये जेल नहीं है, ये जुडिशियल कस्टडी है। कानून की भाषा में उसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। लेकिन समाज में, जिस समाज में रहते हैं, वो क्या कहता है? अगर आप जेल चले गए, हर व्यक्ति कहता है कुछ तो होगा,
जरूर कुछ किया होगा, वरना ऐसे ही जेल ना भेज दिया जाता। ये कुछ तो होगा जो एक छोटा सा शब्द है वो इतना खतरनाक है, इसका सफाई देते देते वो इंसान खत्म हो जाता है, उसकी मानसिक दशा इतनी दुर्दशा में बदल जाती है कि बहुत सारे लोग सुसाइड सिर्फ इसीलिए कर देते हैं क्योंकि ये कुछ तो होगा का जवाब उनके पास नहीं होता है। लोगों को वो समझा नहीं पाता है कि कानून जो काम कर रहा है उसमें कहीं खामियां हैं और बहुत ज्यादा खामियां हैं। तो ये चीजें हैं, हमें मानसिकता बदलनी है और इस मानसिकता के सहारे ही ये इंसान जो है अच्छे से रह पाएगा। मेरा लास्ट में छोटा सा कहना है, स्त्री और पुरुष जो है, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें प्रतिद्वंदी ना बनाया जाए। अगर आप इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना देंगे, जैसा कि आज के कानूनों में हो रहा है, जेंडर बैलेंस इतनी आ गई है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह खड़े हो रहे हैं, तो ये देश समाज परिवार नहीं चल पाएंगे। तो मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, डोंट मेक इट दैट कॉम्पिटिटर। एक दूसरे के पूरक है, इनको प्रतिद्वंदी ना बनाया जाए। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके खत्म करता हूँ। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला कि बसों में किराया फ्री, पुरुषों को देना है। अब इससे क्या जेंडर बैलेंस नहीं पहले एग्जांपल ले लीजिए, एक महिला अच्छी सी नौकरी करती है, उसकी हैंडसम सैलरी है, लेकिन वो जाएगी तो फ्री में जाएगी। उसी के अगेंस्ट में एक गरीब आदमी है लेकिन उसको किराया देना पड़ेगा, तो मानसिकता में कहीं ना कुछ नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसे सिस्टम, ऐसी समस्या ना बनाई जाए जिससे कि लोगों की मानसिकता खराब हो। और एट लास्ट बोलूंगा, ये जो हमारा समाज चलता है ये कानून से चलता है। हम चाहें या ना चाहें, देश का जो भी कानून है, लैंड ऑफ लॉ, हमें मानना ही मानना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। हाँ, अगर बन गया है आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें सुधार नहीं हुआ है तब तक आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे कानून ना बने जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैले, जेंडर बायसनेस फैले और एक दूसरे के प्रति मानसिकता खराब हो और उसकी वजह से सोल्यूशन ना मिलने की वजह से लोग सुसाइड करने लगे। इन सब चीजों को बचाना है, यही हम सबकी आप लोगों से अपील है। आप लोग मीडिया हैं, मीडिया का मतलब देश दुनिया की आवाज है। आप जो आवाज दिखाएंगे वो सारी दुनिया में जाती है। स्काई इज द लिमिट। थैंक यू। Very strongly support equality for all, but men को by birth जो default privileges मिलते हैं हमारी सोसाइटी में, unfortunately कुछ ऐसे bitter facts हैं जो हम बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते। I am not trying to be gender biased. I have more professionally more men in my life than females. Females के साथ एक personal connect है, but I completely empathize with my male acquaintances and friends and colleagues. बट जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस या डिफॉल्ट बेनिफिट्स मिलते हैं बाय टू ऑल द मेन ऑन दिस प्लैनेट एंड इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ मैडम, आप प्रिविलेज उसको देख रही हैं, इसमें दोनों चीजें हैं। वुमेन को भी बहुत प्रिविलेज मिलते हैं, जब भी घर में बेटी होती है ना उसको एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, और जो प्रिविलेज लड़के को मिलते हैं ना उसको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक घर में लड़का और लड़की हैं, लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, ठीक है, वहां पे उसकी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन जो लड़का है उसको अपने माँ बाप को, बाकी भाइयों को, बहनों को, सबको सपोर्ट भी करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसी से समाज एक अच्छा बना हुआ, इसमें गंदगी ना फैलाई जाए। दोनों के अपने प्रिविलेज हैं, अपने राइट्स हैं, अगर कहीं भी कुछ है उसमें जरूर सुधार किया, लेकिन एक माइंडसेट ना बना लिया जाए कि ये पुरुष है, प्रधानता मिली, प्रिविलेज में उनकी रिस्पांसिबिलिटीज भी देखी जाए। तो एब्सोल्युटली फर्स्ट थिंग राइट, देयर इज नथिंग लाइक अ मेल प्रिविलेज। ये ना हम लोग को एक मिथ क्रिएट किया गया है कि बच्चों को, लड़कों को पैदा हुआ तो उसको बहुत अच्छा मिलता है। इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। देयर आर वाइड एग्जांपल्स, हमारे खुद के घर में देख लो, आपके पास एक लड़की है और आपके पास लड़का, लड़की को आप ज्यादा पालन पोषण भी करोगे, यू विल टेक केयर मोर ऑफ हर। लड़की को तो लिटरली 1-1.5 साल के बाद राइट, अगर चलना ना लगे तो आप मारना शुरू करोगे, व्हाई इज नॉट वॉकिंग, आप लड़की के साथ वो नहीं करोगे। अगर 2 साल के बाद वो रोना शुरू करे तो यू विल स्टार्ट सेइंग बॉयज डोंट क्राई, अपनी अपनी भाषा में बात करना स्टार्ट करोगे। सो एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग टू से दैट देयर इज अ प्रिविलेज। ओके, whatever has been said, probably it was true 50 years back or 200 years back, but that's not true anymore. And second thing, as YP Singh Jalji said, right, boys को at some point of time after 5 years of age, at least in majority of the families which we have, they will be expected to start contributing economically.
आप विलेजेस की तरफ जाओ, 5 साल से लोग खेतों में जाना स्टार्ट करते थे, वो लोग दे विल डू सिंपल जॉब, बट यू विल नेवर सी अ गर्ल डूइंग दैट. Go to hotels, should be a girl working over there. There will be only boys working over there. There is nothing like a male privilege. This is a myth being put across everywhere. बहनों की या महिलाओं की रक्षा में पुरुषों ने हमेशा जान दी है. So honestly, पर आरोप लग गया, हम उसको आरोपी नहीं कह सकते, ठीक है ना. लेकिन जिस पर कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि ये आरोपी है, उसको सजा भी दे दी, तो उसके बारे में क्या आपकी संस्था स्टैंड लेगी कि उसको बेल या उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए जो दे दी जाती है, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट द्वारा दी गई है, और उसको फिर भी किसी न किसी तरीके से पैरोल मिलती है, तो क्या आपकी संस्था उसके विरोध में भी खड़ी होगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो हम एज मेंबर ऑफ सोसाइटी हम वहाँ पे जज नहीं हम वहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठे. हमारे पास कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो हमारे पास मदद के लिए आता है कि मेरे पर आरोप लगा हुआ है, आप मेरी मदद कर दीजिए. अब आप देखिए, अजमल कसाब के ऊपर भी आरोप लगा था, ठीक है, और सारी दुनिया को पता था कि उसने 200 लोगों को मारा, बट उसको बड़े से बड़ा वकील मुहैया कराया गया. एक आरोपी की भी राइट्स होते हैं. आरोपी वाकई ही वो ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ है कि नहीं, वाकई उसने वो क्राइम किया है कि नहीं, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है. वी आर नॉट द जजेस. हमारा काम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल्स हैं जो कहते हैं कि a man is innocent till he is proven guilty, and we say that till he is proven guilty from the apex court. तो जैसे ही आदमी, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम आदमी को गिल्टी करार कर देते हैं आरोप लगने पे ही, और उसकी उसकी जो जर्नी है कोर्ट की वो ऐसे हो जाती है जो कि कन्विक्ट से भी बुरी होती है. कभी कभी सजा से ज्यादा पेनफुल होता है वो वाला जो उसकी जर्नी होती है अपने आप को सही साबित करने की, वो सजा से भी ज्यादा पेनफुल होती है. तो हमारा ये कहना है कि एक आदमी को आप पहले ही, जो एक आरोपी है, आप उसको जज करके आप उसको ये ना कहें कि ये क्रिमिनल है, ही इज द रॉन्ग डूअर, या इसने वो क्राइम किया ही है. ये काम कोर्ट का है. कोर्ट विल टेक द ड्यू प्रोसेस. और आपने जैसे कहा, मैं आपके उस पे आऊंगा कि अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट कर देता है तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हायरार्की है. अगर लोअर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करता है तो बहुत सारी रॉन्ग कन्विक्शंस भी होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. स्पेशली अभी पिछले साल तक, जब तक ये नए कानून नहीं आए थे 1 जुलाई से पहले तक, आपने बहुत सारे रेप के केसेस सुने होंगे ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जहां पर क्या होता था कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, वो आपसी मर्जी से, दोनों एडल्ट्स हैं, आपसी मर्जी से उनका रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है, लेकिन किसी वजह से कोई खटास आ जाती है. या फिर अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर लड़की बोले कि आई वांट टू वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती, अब मुझे नहीं लगता कि हमें, शी वॉक्स आउट, शी डम्प्स द मैन. आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट. आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई आप कोई भी रिलेशनशिप बंदूक पे तो नहीं चला सकते. लेकिन अगर यही बात एक आदमी का है कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता हूँ, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है या लव अफेयर है, उसके ऊपर केस कर दिया जाता था रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज. तो एक आपसी मर्जी से, आपसी सहमति से बनाए हुए संबंध को रेप का करार देके, और ऐसे हजारों आदमी जेल में रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी है, और हजारों आदमियों को जो इनोसेंट थे, जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, रेपिस्ट का ठप्पा लग गया है. और जितने रेप के केसेस इंडिया में रिपोर्ट होते थे, मैं 2021-22 तक की बात कर रहा हूं, उसमें से 50% केसेस वो ये केसेस हैं जिसमें आपसी संबंध से बना. और अब ऐसे बहुत से केसेस थे जो ये केसेस में कन्विक्शंस हुए, क्योंकि हमारा कानून उसको मानता है. ऐसे पुरुषों का कन्विक्शन हुआ है, वो जेलों में है, हायरार्की है वो जाके. लेकिन अगर कोई अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, उसका कोई कन्विक्ट करता है, हमारा बस यही कहना है, कानून एक महिला और पुरुष दोनों को बराबर से देखे, चाहे वो एक
परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम हो, चाहे उनको सजा देनी है या उन्होंने गलत किया, तो हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जो महिला और पुरुष को एक ही नजरिए से देखें। जहाँ तक पेरोल की बात है, वो एक बहुत ही टेक्निकल और उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है। दैट्स फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। उसमें हमारा कोई सच वी डोंट टेक अ स्टैंड ऑन पेरोल। मियां बीवी का